हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज में। और आप जानते हैं इसमें हम कर रहे हैं एक फेमस बुक जिसके राइटर हैं कुमार मित्तल, जो कि क्लास 12 फिजिक्स की बुक है। और इसका कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन बाय वन, यानी कि 100% सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, जिससे एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट ना हो। फिलहाल हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 7 इस बुक के अकॉर्डिंग, और वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हमने कर लिए थे अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज वहीं से हम क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, यदि पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, यदि आप इस सीरीज से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम्स में कोई सिंगल न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं आएगा जो आपने कभी करा हुआ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल आ गया, पहला है जो कि कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान चाल से, मेन बात है समान चाल से, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों समान चाल से किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको डायग्राम दर्शाऊं तो ये मैंने कोई चुंबकीय क्षेत्र ले लिया इस तरीके से, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है और हमने कहा ये भाई इलेक्ट्रॉन चल दिया इधर से इधर की ओर, और ये हमने कहा प्रोटॉन ने चल दिया, ये भी इधर से इधर की ओर चल दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही प्रवेश करेंगे। आगे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या प्रोटॉन की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके द्वारा जो सर्कल बनेगा और इसके द्वारा जो सर्कल बनेगा उसका, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो फार्मूला यहां पर यूज होगा, आप जानते हैं हमारा सूत्र होता है, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, यदि लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ जो होगा क्या होगा, वृत्ताकार होगा। तो वहां से हम वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। हमारे पास सूत्र होता है R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू भी। एम वी अपॉन क्या होता है, क्यू भी। एम क्या होता है, कण का द्रव्यमान, भी उसका वेग, क्यू क्या होती है आवेश, और बी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, अब यदि मैं सबसे पहले किस किस का अनुपात निकालना है, प्रोटॉन तथा पहला है इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार, पहले इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे और उसमें भाग दे देंगे प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का। तो चलिए इसमें करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की लिखते हैं, तो आर ई इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की चार्ज, दो की दोनों के लिए समान है, बटे क्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आप जानते हैं, मैं उसको ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ई है, और साथ में क्या आ जाएगा बी, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आ गया ये। अब ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है प्रोटॉन पर आवेश के, और इसको मैं क्या लिखता हूं, मॉड के अंदर लिख रहा हूं, जिसका मान किसके बराबर है, ई के बराबर, यानी कि मैं इसके निशान को छोड़ रहा हूं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए वह आवेश माइनस में होता है, प्रोटॉन के लिए प्लस में होता है। फिलहाल मैं माइनस और प्लस के साइन छोड़ रहा हूं, केवल ई वैल्यू ले रहा हूं। तो ये किसका हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया आर ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आ गई। ऐसे प्रोटॉन की त्रिज्या में लिखूं तो मैं लिखता हूं आर पी बराबर हो जाएगा एम पी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान, भी प्रोटॉन की चाल, ई प्रोटॉन पे आवेश जो कि बराबर होगा, और साथ में क्या आ जाएगा बी चुंबकीय क्षेत्र, ये भी होगा। हमें क्या निकालना है, हमें कहा है इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार के मार्ग की त्रिज्या यानी कि आर ई, और इसमें अनुपात कर निकालना है आर पी का। तो वैल्यूज रख दें, आर ई का मान एम ई वी अपॉन ई वी, एम ई वी अपॉन ई बी, बटे आरपी का मान एम पी वी अपॉन ई बी, एम पी वी अपॉन ई बी। तो देखिए जो चीजें कट रही है उसको काट दीजिएगा। देखिए भी दोनों में समान चाल है, कट गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 1.6 गुणा उसकी घात -19 रखेंगे तो कट जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए क्या है, समान है, ये भी कट गया। इट मीन्स ये आ गया आर ई बटे आर पी बराबर हमारा निकल गया एम ई बटे एम पी। अब इन दोनों के द्रव्यमान आपको यहां पर प्रश्न में दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, बटे प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया है 1.65 गुणा 10 की घात
27। तो क्या करते हैं, 9.1 में 1.65 का भाग दे देते हैं। और आपको पता है कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट। यहां पर रख दिया 9.1 में 1.65 का भाग 9.1 में डिवाइड कर दिया, 1.65 को डिवाइड करें तो आ गया 5.515। ये आ रहा है। या एक काम हम और कर सकते हैं बेटा, एक काम और कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, हम इस पावर को नीचे लेकर के आ रहे हैं, इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ई बटे आर पी बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 9.1 और नीचे आ गया 1.65 मल्टीप्लाई, यह आ गया 10 की घात -27 और -31 नीचे आके प्लस का हो जाएगा, +31 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 9.1 बटे 1.65 गुणा 10 की घात 27 और 31 में 4 का अंतर है, यानी कि ये कितना आ गया 10 की घात 4। 10 की घात 4 की इसमें गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9.1 बटे 10 की घात 4, तो 1 6 5 2 जीरो होगी, 1 2 2 जीरो ये होगी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 9.1 को इसके नीचे ले जा रहा हूं, या 9.1 का भाग दे रहा हूं 16500 पे, यहां से डेसिमल हटाइए, यहां लगा दीजिए। तो मैं 16500 में 91 का भाग दे रहा हूं, 16500 में डिवाइड कर रहा हूं 91 से, और ये इक्वल टू कितना आता है 1813 के बराबर आता है लगभग। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/1813। तो जो रेशियो उसने पूछा है आर ई अपॉन आर पी, वह किसके बराबर है, 1/1813। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, आर ई अपॉन आर पी बराबर 1/1813 के नियर अबाउट आ जाए। पर आप कहोगे सर आंसर में तो 1813 आ रहा, 1 अपॉन में नहीं आ रहा। तो आप ध्यान दें, यहां पर इसने पलट दिया इस चीज को, आरपी अपॉन आर ई की वैल्यू दे रखी है, जबकि प्रश्न में आपको बोला है आर ई अपॉन आरपी निकालना है। तो यदि ये वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को पलट दीजिए, पलट देंगे या लिखेंगे, और ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी अपॉन आर ई बराबर, ये भी पलट जाएगी तो 1813 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आसान है बच्चों, कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना, यदि आवेश समान है तो वृत्ताकार मार्ग पर जब गति करेगा तो उस पर लगेगा अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल लगेगा तो अभिकेंद्र बल में द्रव्यमान क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके कारण क्या हो जाएगी, त्रिज्या बदल जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश समान है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न होने के कारण बाकी सब चीजें समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, दोनों का वेग समान है, आवेश समान है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान अलग होने के कारण उन दोनों की त्रिज्याओं क्या होंगी, अलग अलग होगी। वो जिस वृत्ताकार पथ का निर्माण करेंगे उसकी आकृति अलग अलग होगी। तो मुझे लगता है आसान है, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है, और दिया है md बराबर 2mp के बराबर है। क्लियर होगी बात। तो क्या हमारे को ज्ञात करना है कि एक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो आपको गतिज ऊर्जा वाला फार्मूले आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो यहां पर जो सूत्र इस्तेमाल होगा वो होगा R इजिकल टू अंडर रूट 2m के अपॉन हमारे पास आ जाएगा QP। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाला सूत्र कहां से आया है, तो देखिए मैं यहीं पर आपको बता दूं, आपको पता है R इजिकल टू होता है mv बटे QB, ये सूत्र होता है ना। अब v की वैल्यू निकालेंगे, k बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर से, इसकी इधर गुणा कर दूं तो 2k और m नीचे ले जाऊं तो 2k अपॉन m आ गया, और यहां पर क्या आ गया v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अंडर रूट में आ जाएगी, यानी कि लिख सकते हैं v बराबर अंडर रूट 2k अपॉन क्या आ गया m। और ये वैल्यू को जब आप यहां पर रखेंगे, इस वाले फार्मूले में रखेंगे, तो आपके पास ये वाला फार्मूला निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है जिनको कंफ्यूजन होगा कि सर डायरेक्ट फार्मूला ये कहां से आया, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से ये फार्मूला निकलता है। क्लियर होगी बात। तो अब इस चीज को मिटा रहे हैं, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है।
अब चलें और अब वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रोटॉन के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो प्रोटॉन के लिए निकालें तो यह आ जाएगा आरपी बराबर अंडर रूट 2mp यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान के प्रोटॉन की ऊर्जा बटे क्यों क्या आ जाएगा प्रोटॉन का आवेश। अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है, दूसरा जो है ये ड्यूट्रॉन के आवेश के, ड्यूट्रॉन का आवेश ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो इन दोनों को ही मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कोई भी आवेश मान लो Q से रिप्रेजेंट कर लीजिए या E से रिप्रेजेंट कर लीजिए, दोनों पे धन आवेश होता है और दोनों का मान बराबर होता है। प्रोटॉन पे आवेश तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, न्यूट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, ध्यान देना। तो इसलिए Q की जगह मैंने क्या लिख लिया E और साथ में B चुंबकीय क्षेत्र तो क्या है समान। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, अब ड्यूट्रॉन का निकालें तो मैं लिखता हूं R D मतलब ड्यूट्रॉन बराबर अंडर रूट 2m D मतलब ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान KD यानी कि ड्यूट्रॉन की ऊर्जा बटे EB, ये हमारे पास आ गया, इतना आ गया। अब ध्यान देना, प्रश्न को पढ़ते हैं। लंबवत गति कर रहा है, क्या कर रहा है, एक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये वाली, उसी पथ पर गति कर रहा है। तो अर्थ हुआ क्योंकि दिया है कि जो ड्यूट्रॉन की प्रोटॉन की जो त्रिज्या है यानी कि आरपी वह बराबर ड्यूट्रॉन की त्रिज्या के बराबर है। तो ये दोनों समीकरण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगी। एक दूसरे के बराबर रख लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आरपी का मान ये है अंडर रूट 2m p kp प्रोटॉन बटे EB बराबर, इधर ड्यूट्रॉन की आ जाएगी ये वाली अंडर रूट 2md kd बटे EB। जो चीजें कटेंगी उनको काट देना, बराबर के इधर उधर, EB से EB कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट MP KP बराबर अंडर रूट MD KD। MP प्रोटॉन का द्रव्यमान, KP प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, MD ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, KD ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा। आसान है, दोनों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा MP KP बराबर MD KD। हमें क्या ज्ञात करना है, ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी कि हमें प्रश्न में पूछा है KD का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं यहां से KD निकाल लेता हूं, तो KD यहां पर हो गया, ये MD नीचे चली गया, ये आ गया MP KP बटे क्या आ गया MD, ये दे दिए। अब आपको प्रश्न में ही एक चीज दे रखी है, MD बराबर है 2MP, ये हमको दिया है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि दिया है MD बराबर 2MP, ये दिया MD बराबर 2MP, एक ये डाटा दिया हुआ। दूसरा आपको KP भी दिया है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी, कितनी दे रखी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जूल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 × 10⁻−19 से आपने गुणा कर देनी है, तो यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जूल में परिवर्तित हो जाती है, ध्यान रखना। कभी किसी प्रश्न में पूछे तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान देना, ये दोनों मान यहां पर रखने, तो चलिए मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा KD बराबर MP का मान MP रख दिया, KP का मान कितना दे दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे MD का मान कितना दे दिया, MD बराबर है 2MP। अब जो चीजें कट रही है उसे काट दीजिए, फिर से MP से MP कट गया, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो क्या आ गया KD बराबर आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारा क्या हो गया। तो प्रश्न सीधा सीधा उसने दे रखा था कि कोई प्रोटॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी गतिज ऊर्जा, एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा कैसे, तो पहले उसने प्रोटॉन को एक गतिज ऊर्जा दी जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, तो वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। फिर हमने दूसरी बार क्या करा, न्यूट्रॉन लिया, अब उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यदि उसको भी उसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाए, लेकिन
उसकी जो पथ है वो सेम प्रोटॉन के पथ के समान है, तब आपको गति ऊर्जा ज्ञात करनी, जिसके लिए हम ये प्रोसेस। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कम से कम कितना तथा किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए। पृथ्वी की विषुवत रेखा मतलब ये पृथ्वी हो गई, और ये जो रेखा होती है ऐसी वाली, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। कहते हैं इस विषुवत रेखा पर कम से कम कितना चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न किया जाए, जिससे कि एक प्रोटॉन 1.0 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो क्या दे दिया हमें डाटा, ये दे दिया v का मान दे दिया 1.0 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, हमें चाल दे दी कि चाल से पृथ्वी की, ये हमें वेग दे दिया, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सके, और पृथ्वी की त्रिज्या दे दी हमें, r की वैल्यू भी दे दी, ये जिस त्रिज्या में चक्कर लगाएगा उसका मान है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। और कण कौन सा है, एक प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो आपको पता है प्रोटॉन में Q बराबर होगा E बराबर E का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसकी दिशा, यानी कि हमें B का मान ज्ञात करना है। तो चलिए निकालना शुरू करें। सिंपल सा है, यदि प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा, तब वो पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से क्या करेगा, गति करेगा। तो सूत्र हम जानते हैं, R इजिकल टू होता है mv बटे क्यू बी। बी का मान निकालना है, बी को इधर ले आइए, बी बराबर हो जाएगा mv बटे क्यू इंटू आर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, m होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, m क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसमें खैर दिया हुआ नहीं है प्रोटॉन का द्रव्यमान, पर हम जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था, ये था 1 पॉइंट mp बराबर था 1.65 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg। ये था, आपको दिखा देता हूं लगभग कितना था, इससे पीछे वाले में देख 1.65 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg, ये हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान पता होता है, ये हमने लिख लिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1.65 गुणा 10 की घात -27 गुणा वेग कितना दे दिया 1.0 गुणा 10 की घात 7 बटे क्यू, क्यू क्या है, प्रोटॉन पर आवेश, इसका मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, गुणा आर, आर हमें दे दी 6.4 गुणा 10 की घात 6, 6.4 गुणा 10 की घात, ये हमें पता चल गया। अब पता चल गया है तो इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सीधे किसका मान आ जाएगा, जी का मान आ जाएगा। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं, मैं फटाफट कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बेटा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो पाए। चलिए यूज करें, 1.65 में 1.6 का भाग देते हैं, 1.65 डिवाइडेड बाय 1.6 इक्वल टू कितना आ गया 1.03, और इसमें भाग देंगे 6.4 का, डिवाइडेड बाय 6.4 इक्वल टू कितना आ गया 0.161, तो क्या आ गया 0.161, और साथ में आ गया गुणा। पावर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, यह 10 की घात -27, ये प्लस क्या है 7, ये 19 ऊपर जाकर के प्लस का 19 हो जाएगा, और ये 6 ऊपर जाकर के माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 27 में 6 जोड़ दें तो ये हो गया 33, तो माइनस के 33 हो गए। 33 किसके हो गए, माइनस के हैं 33, और प्लस के कितने 19 और 7 कितने होंगे 26। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 7 का डिफरेंस आ गया, जो कि माइनस का होगा। तो लिखेंगे 0.161 गुणा 10 की घात -7, ये आ गया। सही रूप से लिखा जाए तो 1.61 गुणा, एक डेसिमल इधर की ओर आप लेकर के आए हैं तो घात का मान 1 बढ़ जाएगा, 10 की घात -8 हो जाएगा, और बी है तो क्या होगा, टेस्ला होगा। और यह 1.61 को हम लगभग 1.7 भी लिख सकते हैं। और आप टेस्ला लिखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखिए, ये आ जाएगा। अब बात आती है कि आखिर विषुवत रेखा के इसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए, जो भी कण होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में जब प्रवेश करेगा तभी वो वृत्ताकार मार्ग पर क्या करेगा, गति करेगा।
यदि वह लंबवत प्रवेश नहीं करेगा, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश न करे, तो उसका पथ वृत्ताकार नहीं होता। क्योंकि यहाँ पथ वृत्ताकार चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, विषुवत रेखा की लंबवत दिशा होनी चाहिए। तो क्या आएगी दिशा, विषुवत रेखा के लंबवत होना चाहिए, लंबवत। और कैसी दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा। आप चाहें तो कहां से ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आसान है, क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। मेन बात कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 एंड 4। चलिए अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक कैथोड किरण पुंज 3 किलोवाट विभवांतर से गुजरकर दो समांतर 10 सेंटीमीटर लंबाई की क्षैतिज प्लेटों के बीच से जाता है। तो मेरी बात को समझना, ये दो क्षैतिज प्लेटें मैंने ऐसे ले ली, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इन प्लेटों की लंबाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। प्लेटों की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कोई इलेक्ट्रॉन जो है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ही कह रहा है, एक कैथोड जो पुंज होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही बना हुआ होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन का कण जिसको यहां से थ्रो करवा रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसको जो गतिज ऊर्जा प्रदान कर रहा है वो एक विभवांतर है, और उस विभवांतर की वैल्यू कितनी है, 3 किलोवाट है। यहां पर जो विभवांतर है ही जो इसको थ्रो कर रहा है वो कितनी है, 3 किलोवाट, किलो वोल्ट है, 3 किलो वोल्ट। तो 3 किलो वोल्ट ये इसने दे दी, इससे इसको थ्रो करवा रहा है। तो इतने से इसको थ्रो करवाया, अब ये जाएगा तो यहां से बीच से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब आगे प्रश्न देखना, बीच से जाता है तथा प्लेटों के बीच का अंतराल 0.5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये कहते हैं कि यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये बराबर किसके है, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों की वो 0.5 सेंटीमीटर, इसके बीच से जा रहा है। यह पुंज प्लेटों के समीपस्थ तथा उसके लंबवत स्थित एक प्रतिदीप्तशील पर्दे पर प्रतिदीप्त बिंदु उत्पन्न करता है। यानी कि यहां से गया और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी, एक पर्दा लगा दिया, और पर्दे पर जब टकराता है तो यहां पर चमक उत्पन्न होती है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। कहते हैं प्लेटों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर प्रतिदीप्त बिंदु पर्दे पर कितना विक्षेपित होगा। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच यदि मैं विभवांतर अप्लाई करूं भी, और वो कितना हो, 3 वोल्ट हो, जैसे 3 वोल्ट का विभवांतर करेंगे, इसका अर्थ है एक प्लेट धनात्मक होगी, एक प्लेट ऋणात्मक होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड पुंज है, जब ये यहां से जाएगा तो क्या होगा, धन प्लेट की तरफ विक्षेपित होगा, धन प्लेट की ओर मुड़ेगा। तो जो पहले ये सेंटर में टकरा रहा था, अब ये सेंटर में नहीं टकराएगा। अब इसका पथ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे विभवांतर लगाएंगे ये इस पथ को फॉलो करेगा, ऐसे धीरे 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 ऐसे चले गया। तो ये कहता है ठीक सेंटर से यहां तक की आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, मध्य बिंदु से कितना ऊपर या कितना नीचे ये टकराएगा। ऊपर नीचे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली प्लेट ही धनात्मक हो सकता है नीचे वाली प्लेट धनात्मक हो। इसने तो इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर दे रखा ना, तो ऊपर की प्लेट धनात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर खिसकेगा, और यदि नीचे की प्लेट धनात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा नीचे की ओर शिफ्ट होगा, नीचे की ओर आकर्षित होगा, तब नीचे टकराएगा, सेंटर में टकराएगा। तो ये हमारे पास प्रश्न दे रखा है, आपसे ये y की वैल्यू पूछी हुई है। मान लो ये y है, इस y की क्या कर दी आपसे वैल्यू पूछती। अब इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, इसका एक डेरिवेशन है, और जो डेरिवेशन है वो कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, यदि क्योंकि कुमार मित्तल की बुक फॉलो कर रहे हैं तो इसी में आप डेरिवेशन एक देखना, साफ साफ सा इसने डेरिवेशन सेम यही चीजें लेकर के दी है, और सूत्र हमारे को दे दिया यहीं से, क्योंकि इसी सूत्र से हम आगे की चीजों को फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखें, सूत्र में दे दिया है क्यू ई एल स्क्वायर बटे नीचे आ जाएगा 2m टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक सूत्र दे दिया। अब ये सूत्र पता होना एक अलग बात है, लेकिन इस सूत्र का उपयोग करना
उससे बड़ी एक समस्या। क्यों? क्योंकि पहले आपको इसके सारे डाटास पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक कैथोड किरण पुंज यदि आपको दे रखा है, यानी कि आवेश का मान कितना दे दिया, वो दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो हमें सबसे पहला हमें पता है Q का मान 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? पहला Q का मान। दूसरा हमारे पास आया E, इसने वैद्युत क्षेत्र नहीं दिया है। इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है, ये E उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र है E बराबर होता है हमारा V अपॉन L के। और यहां क्योंकि L हमने ये वाली डिस्टेंस ले रहे हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, L बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो मैं इस डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये 0.5 वाली जो है, ये कितनी है D। तो ये आएगा L अपॉन, मैंने क्या लिख लिया, D। अब आपको पता है चूंकि V का मान उसने दे दिया, V का मान प्रश्न में दिया है 3 वोल्ट, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट, और बीच की दूरी कितनी है D, ये है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 0.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर आ जाएगा। आपको E का मान निकालना जो V अपॉन D है, तो वैल्यू रखें। V का मान कितना आ गया 3 बटे D का मान कितना आ गया 0.5 गुणा 10 की घात -2। दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, 5 से काटेंगे, 5 6 30, तो क्या आ गया 6 गुणा 10 की घात -2 पर जाकर के +2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया 600 वोल्ट। तो आपको पता चल गया, जो ये विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, मात्र हमने गलत लिख दिया इसका, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो E का मान हमने निकाल दिया। इस प्रश्न में हमें Q का मान पता चल गया, E का मान पता चल गया। L आपको पता होना चाहिए, L का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ये इन दो प्लेटों की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और इसको लिख लेंगे 10 गुणा 10 की घात -2, या एक काम करते हैं तो सीधे 100 से भाग दे देते हैं, डिवाइडेड बाय 100। अब ये मीटर बनेगा और इसी को 0 से 0 काट देंगे तो 0.1 मीटर आ गया। तो L का मान भी आपको पता चल गया, तो ये भी पता चल गया। M ये आ गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। M बराबर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ 31 kg, किलोग्राम। तो M भी पता चल गया। अब भी ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका वेग कितना है, तो वेग कैसे ज्ञात करें? तो देखिए, वेग ज्ञात करने की एक इन्होंने हिंट दी है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो त्वरित कराया गया है, उस विभवांतर का मान इन्होंने दे दिया 3 किलो वोल्ट के बराबर है विभवांतर। यहां से जो इसको थ्रो करवाया गया वो एक विभवांतर के थ्रो कराया गया, जिसका मान 3 किलो वोल्ट के बराबर। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, मेन बात है इसकी गतिज ऊर्जा को, यानी कि ई को। तो ई को ज्ञात करने का तरीका है, देखिए हमें एक सूत्र पता है, यहां पर दो सूत्रों का हम इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं चूंकि V इजिकल टू होता है W बटे Q के, एक तो ये सूत्र पता है, यहां से हमारा W निकल जाएगा, W बराबर, जो कि गतिज ऊर्जा के ही बराबर होगा, और वो होगा V मल्टीप्लाई Q के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी दे दी, हमें K का मान पता चल गया, V का मान दिया है 3 किलो वोल्ट, तो 3 गुणा 10 की घात 3, ये तो V का मान आ गया, और Q का मान कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, और ये किस में आएगी, ये जूल में आएगी, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा निकालेंगे ना इस इलेक्ट्रॉन की, तभी तो वेग पता चलेगा। तो कितना आ जाएगा, 16 32 16 3 48, 4.8 गुणा 10 की घात -16, क्या आ गया, जूल। ये K का मान पता चल गया, लेकिन मुझे तो इस सूत्र में V का मान चाहिए ना, या तो आप सीधे mv² का मान निकाल लीजिए तो भी चलेगा काम, या तो mv² का मान निकालिए, या फिर आप सीधे V का मान निकाल लीजिए तो भी बात पता चले। तो हम लिखते हैं चूंकि K बराबर होता है 1/2 mv², तो सीधे mv² का मान निकाल रहा हूं, ये 2K की यहां पर गुणा कर दिया, बराबर आ गया mv², लिखेंगे अतः mv² बराबर होगा 2K के, और यानी कि 2 गुणा, K का मान कितना दिया है 4.8 गुणा 10 की घात -16 जूल, तो गुणा कर देंगे, 2 8 16, 2 चौको 8 9, 9.6 गुणा 10 की घात -16, और क्या आ गया, ये
एम वी स्क्वायर का मान आ गया। और ये है गतिज ऊर्जा, ये जूल में ही होगी। अब मैंने इस प्रश्न के सारे डाटा को निकाल लिया। केवल सूत्र पता होने से काम नहीं चलेगा, फिर से बता रहा हूं। एक एक इसके संकेतांकों का आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये ज्ञात कर लिया, अब निकल जाएगा। चलिए अब निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं। सीधे सूत्र बराबर आ गया y बराबर क्यू ई एल स्क्वायर बटे नीचे आ गया 2m v स्क्वायर। तो एक एक का मान रखें। सबसे पहले q का मान, ये तो आवेश है, आवेश का मान कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता निकाल दी हमने 600 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आ गया 600 गुणा एल, एल का मान कितना था? 10 सेंटीमीटर, जिसको मैंने निकाला 0.1। तो ये आ गया 0.1 गुणा 0.1, 2 बार लिख लिया, स्क्वायर है तो 2 बार। साथ में आ गया 2 गुणा एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर का मान मैंने निकाला 9.6 गुणा 10 की घात -16, 9.6 गुणा 10 की घात -16। बस इसको सॉल्व करना है और हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए करना शुरू करें। सबसे पहले दशमलव हटाया, नीचे क्या आ गया 10, फिर इसका भी दशमलव हटाया, नीचे एक और जीरो आ गया। इस 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई। क्लियर हो गया बात? अब 2 से काट दें, तो 2 से काटेंगे 2 तिया, एक काम करते हैं, 2 को 16 का भाग 96 में देंगे, 16 पंजे से 16 छिक 96। तो ये इससे कटेगा पूरी कितनी बार? 6 बार। और इस वाले 6 से ये वाला 6 भी कट गया, कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? बच गया ऊपर तो कोई नंबर नहीं बचा, नीचे बचा केवल 1/2 गुणा क्या गया 10 की घात -19, और नीचे है 10 की घात -16, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -19 प्लस 16 हो जाएगा। तो 1/2 का मान तो आ गया 0.5 गुणा 10 की घात कितना आ गया? 10 की घात -3 आ गया। और इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 0.3 स्थान एक। या इसका हम एक काम और कर सकते हैं, दशमलव की -3 है, उसमें से एक हटा रहे हैं तो दशमलव की घात -2 बच जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं 0.05 गुणा 10 की घात -2, और ये आया मीटर। 10 की घात -2 मीटर को मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो 0.05 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है? y का मान निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लीक से हटके है ये वाला क्वेश्चन। तो जब हटके प्रश्न बोर्ड में आएंगे, कहीं ना कहीं आप कहते हो सर डिफिकल्ट पेपर है, तब आपको ऐसे प्रश्न मिले, तो इसलिए इनको अच्छे से इसको तैयार करो। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। यानी कि हमने क्या करा, 2 क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगा दिए। एक क्षेत्र मान लेते हैं ऐसा है, और एक क्षेत्र हमने लगा दिया ऐसा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक क्षेत्र ऐसा है, ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया, ये बी ऐसा है, तो दूसरा क्षेत्र कैसा है? दूसरे क्षेत्र को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इधर से इधर की ओर जा रहा है, और ये क्या है? ई। ये एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, बता दिया 500 गॉस, और साथ में डाटा भी लिख लेता हूं मैं। बी का मान कितना दे दिया आपको? चुंबकीय क्षेत्र दे दिया 500 गॉस, और गॉस बराबर होता है 10 की घात 5 टेस्ला के बराबर होता है। आगे देखें, सारी चीजें वैसे सेंटीमीटर में दी है, लेकिन वोल्ट दिया तो हमें करना पड़ेगा। तो ये आ गया 500 गुणा 10 की घात 5 टेस्ला। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। एक बार मैं डाटा चेक कर रहा हूं कि इसमें कन्वर्जन क्या आएगा। हाँ देखिए, एक ये आएगा 10 की घात -4 आएगा, ये वाला आएगा 500 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला होता है। तो यहां पर मैं लिख दूं, क्योंकि एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस। तो यहीं से आपका निकल जाएगा एक गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला। तो बी का मान हमें पता चल गया। क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? 600 वोल्ट। तो हमें वी का मान कितना दे दिया? 600 वोल्ट, 600 वोल्ट दे दिया।
तथा दूरी कितनी है 2.0 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र एक प्लेट ये वाली है और एक प्लेट मैंने यहां पर ये बना दी, दूसरी प्लेट मान लो ये बना दी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी दे दी 2 सेंटीमीटर दे दी, 2 सेंटीमीटर। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, V का मान दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा E बराबर V अपॉन टी। V का मान आ गया 600 बटे सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर लिख लेंगे इसे। भाई दूरी को मीटर में परिवर्तित करेंगे। यह सूत्र कौन सा है, विभव प्रवणता का सूत्र है, E बराबर V अपॉन डी। ध्यान रखना, बुक में पढ़ना, आपको वैद्युत विभव वाले चैप्टर में ये मिलेगा। तो ये आ गया 600 बटे डी का मान कितना आ गया 2 गुणा 10 की घात -2, तो क्या आ जाएगा 2 से काट देंगे तो ये आ गया 300, तो ये आ गया E का मान हमारा कितना निकल के आ गया 300 गुणा 10 की घात 2, यानी कि 3 गुणा 10 की घात में लिख सकता हूं 4, और क्या आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र निकल गया जो मध्य इतनी दूरी पर है। इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात करना है। इन दोनों ही क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण को मैं प्रवेश करा रहा हूं, उसका वेग ज्ञात कीजिए जबकि अल्फा कण अविक्षेप हो। अल्फा कण में कोई विक्षेप न हो। जब कोई धनावेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल काम करता है जो कि होता है F बराबर Q, वैद्युत बल कहते हैं। और आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है F बराबर QVB sin थीटा, उसे कहते हैं लॉरेंस बल। लेकिन इन दोनों बलों का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कण क्या कर रहा है, बिना विक्षेपित हुए सीधा निकल रहा है। इसका मतलब ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। तो लिखता हूं क्योंकि अल्फा कण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, अतः आपको पता हो जाना चाहिए थीटा का मान कितना होगा 90, और अल्फा अविक्षेप है, चूंकि अल्फा में क्या है अविक्षेप है, अतः जो F वैद्युत होगा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वैद्युत बल, वह बराबर होगा F चुंबकीय बल के बराबर होगा। वैद्युत बल का सूत्र QE, चुंबकीय बल का QVB sin थीटा। मुझे क्या निकालना, मुझे तो V का मान निकालना है ना, तो V का मान निकालूं तो V को यहां रख दिया, यहां आ गया QE बटे बाकी पद Q इंटू B इंटू साइन थीटा, इसके नीचे आ गया, Q से Q कट गया तो क्या निकल के आ गया, यह आ गया V इज इक्वल टू E बटे क्या आ गया B साइन थीटा, तो यह आ गया B साइन थीटा। E का मान आपको पता है, B का मान पता है, थीटा का मान पता है, अब निकलेगा ये आसानी से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू पुट करें, E का मान कितना निकल के आया था 3 गुणा 10 की घात 4, 3 गुणा 10 की घात 4 बटे B का मान कितना था, ये था 500 गुणा 10 की घात -4, 500 गुणा 10 की घात -4, यही था 500 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। साथ में साइन थीटा का मान कितना हो गया 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 छिंग 30 आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 0.6 गुणा 10 की घात 4 बटे, इसको मैं लिख सकता हूं 100 गुणा 10 की घात -4 गुणा क्या आ गया साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। देखो मैंने क्या करा, यदि थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी है, आपको समझ में ना आए तो एक काम और कर सकता हूं मैं आपको समझाने के लिए। मैंने इस 3 को ऐसा का ऐसा रख दिया और इस 500 को 5 गुणा 100 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा। देखिए 5 का 3 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.6, क्योंकि 5 छिंग 30, तो 0.6 आ गया। 10 की घात 4, ये जब 10 की घात ये क्या है 2 प्लस का, और ये 10 की घात 4 माइनस का है, तो नीचे आ गया 10 की घात -2 और ऊपर आ गया 10 की घात 4। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.6 गुणा 10 की घात 4 प्लस 2, यानी कि कितना आ गया
0.6 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। और इसको यदि सही रूप में लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा, अब डेसिमल एक इधर की ओर लाए, आपको पता है एक घात माइनस हो जाएगी, तो 6 में से एक गया तो 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, और यही क्या होगी, इसकी चाल होगी। देखिए 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से इसकी चाल हम निकालें। तो कैलकुलेटिव पार्ट में बेटा समय लग जाता है, इसलिए बहुत बार हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये थोड़ा आसान था, जल्दी हो जाता इसलिए कर लिया। तो मुझे लगता है आसानी समझ में आ गया होगा। मेन की पॉइंट क्या है कि यदि विक्षेप अविक्षेप है, कोई विक्षेप नहीं आ रहा, तो यह दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। ये इसका की पॉइंट, इस न्यूमेरिकल का ये मुख्य बिंदु है। यहीं से आपको सारी चीजें निकाल लेनी। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है, 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो क्या है, तार की लंबाई दे दी L बराबर 40 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लूं तो ये हो गया 40 गुणा 10 की घात -2 मीटर में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो I का मान कितना दे दिया, 2.5 एम्पीयर धारा बह रही है। तार को 8.0 गुणा 10 की घात -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया। तो यानी कि हमें B का मान पता चल गया 8 गुणा 10 की घात -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, जबकि थीटा क्या है, 90 डिग्री है, लंबवत रखा गया। लंबवत रखा जाता है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए कि बल कितना लगेगा, और इस बल को धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर उस पर लगने वाले बल का सूत्र। तो सूत्र आप जानते हैं, F बराबर होता है I L P sin थीटा। वैल्यू पुट कीजिए। I का मान है 2.5, L का मान आ गया 40 गुणा 10 की घात -2, P का मान हमें आ गया 8 गुणा 10 की घात -3 गुणा साइन क्या आ गया, थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 8 चौको 32, या ऐसे करते हैं 40 25 चौको 100, और 100 की 8 में गुणा करेंगे तो ये आ गया 800 गुणा 10 की घात -2 10 की घात -3 10 की घात -5, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो 800 गुणा 10 की घात 5 है, और इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -5, यानी कि हो गया 8 गुणा 10 की घात 2 -5, यानी कि 8 गुणा 10 की घात -3। और क्या निकाल रहे हैं, लगने वाले बल को निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, न्यूटन। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, लगने वाले बल का मान। तो सेम हमारा आंसर निकल गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहां से एक नया फॉर्मूला शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है F = ILB वाला एक पहला प्रश्न इसमें आया है, आसान है, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। अगला, एक लंबे ऊर्ध्वाधर, क्या कह रहे हैं, एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तो मैंने एक तार ले लिया, और इसमें जो धारा बह रही है I, वो नीचे से ऊपर जा रही है, I एम्पीयर की धारा जा रही है। तो मैंने I का मान भी लिख लेता हूं। कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, 5 एम्पीयर की। तो I का मान दे दिया 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर जा बह रही है। यह तार 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया B बराबर 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में, जिसकी दिशा उत्तर की ओर। अब उत्तर की दिशा कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि 3D डायग्राम बनेगा इसलिए इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर। तो ये वाली दिशा क्या होगी, दक्षिण। तो ये वाली दिशा क्या होगी, यदि ये हम मान ले कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो ये वाली दिशा क्या होगी, ये होगी पश्चिम। ये क्षैतिज दिशाएं, ये दिशाएं ऐसी हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे। और तार कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसके बीच से ऐसे जा रहा है दिशा, ऐसा समझना है।
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, उत्तर की ओर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी इस डायरेक्शन में, ये बी की दिशा है, ये वाला, ये बी की दिशा तो है, तो इसके लंबवत ही है ना, तो ये ऐसे ही दिशाएं और तार ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। चलिए थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब आगे पढ़ें। हाँ, ये कहते हैं इतने जिसकी दिशा उत्तर की ओर है, क्षेत्र द्वारा तार की इतनी मीटर लंबाई पर, अब लंबाई दे दी L बराबर 0.06 मीटर, लंबाई पर कितना बल किस दिशा में आरोपित होगा, कितना बल लगेगा, पहले तो F का मान निकालना है, कितना होगा ये ज्ञात करना। तो सूत्र तो सिंपल है, F इजिकल टू ILB साइन थीटा। आई का मान आपको दे दिया, एल का मान आपको दे दिया, बी का मान दे दिया, थीटा का मान रख दिया, तो वैल्यू रखें। आई का मान कितना आ गया 5 गुणा एल का मान 0.06 नहीं है, हाँ इतना ही है, मीटर में भी है। बी का मान 0.02 और साथ में आ गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो होगी 1, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 6 30 और 30 दूनी 60, यह आ गया 60। अब डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दशमलव 0, तो 0.0060 लगने वाले बल का मान आ गया इतने न्यूटन। और आप चाहें तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 स्थान 1 2 3 स्थान डेसिमल को यहां लाएंगे तो 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन भी लिख सकते हैं, लगने वाला बल आ गया। अब बात है दिशा कैसे ज्ञात करें, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इससे दिशा ज्ञात करेंगे। क्या कहता है, यदि बाएं हाथ की पहली फिंगर को, मिडिल फिंगर को और अंगूठे को इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो, और यह पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे जो उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा में, और ये वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो धारा कहां है, ऊपर की तरफ है, तो ऐसे मैंने ऊपर की ओर कर दिया। जब ऐसे करूंगा तो अंगूठा मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। फिर से समझा रहा हूं, बाएं हाथ की पहली उंगली मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, बीच वाली धारा की दिशा को, अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आपने चुंबकीय क्षेत्र पहला है किस दिशा में, उत्तर दिशा, तो मैंने ऐसे लगा दिया। अब धारा किधर की ओर बह रही है, ऊपर, तो इसको मैंने घुमा के ऊपर कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में। अब अंगूठा बोर्ड के अंदर प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि उसकी दिशा क्या होगी, पश्चिम की ओर होगी। तो दिशा क्या आ जाएगी, लिखेंगे दिशा पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। किसकी दिशा है पश्चिम की ओर, इस एफ वाले बल की जो दिशा है पश्चिम की ओर होगी। इस प्रकार से इसे सॉल्व करें। तो चलिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 38। 2.0 मीटर लंबे एक तार में, तो इधर डाटा लिख लेते हैं, 2.0 मीटर लंबे, यानी कि L बराबर आ गया 2.0 मीटर लंबे तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि I का मान कितना दे दिया, 4 एम्पियर की धारा बह रही। तार 2.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि B का मान हमारे को दे दिया 2.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर है। अब की बार थीटा का मान बदल दिया, कितना देते 30 डिग्री है, तो क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल लगेगा, लगने वाले बल का मान आपको ज्ञात करना है। अभी तक भी तो वही कर रहे थे, बस सूत्र तो सेम वही आएगा, ILB साइन थीटा। आई का मान कितना है 4 एम्पियर, तो यह आ गया 4। एल का मान कितना है 2 मीटर, तो आ गया 2। बी का मान कितना है 2 वेबर, तो 2, साथ में आ गया साइन 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 1/2, 2 से काटेंगे 8 बार, तो क्या गया 8 न्यूटन उस तार पर लगने वाले बल का मान होगा। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकल रहा है, काफी सरल सा क्वेश्चन था, सीधे डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर बेस्ड। तो चलिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है,
क्या कहते हैं, 20 सेंटीमीटर भुजा का चालक तार एक वर्गाकार फ्रेम PQRS चित्रानुसार इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है। 2 एम्पीयर की विद्युत धारा फ्रेम के कोने P से प्रवेश करती है तथा कोने R से निकलती है। फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। पहले जो डाटा दिया है उसे लिख लेते हैं, फिर मजे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी आसान प्रश्न। तो क्या है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो हमें L दे दी, क्या है 20 सेंटीमीटर, और इसमें 100 का भाग दे देंगे तो 0.2 मीटर आ गया। तार की लंबाई आ गई 0.2 मीटर। एक वर्गाकार फ्रेम, यानी कि PQ, QR, RS और PS, इन सबकी लंबाइयां कितनी है, 0.2 मीटर। भुजा की लंबाई आ गई। ये L क्या है, ये क्या है, भुजा। वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, इतनी। एक वर्गाकार फ्रेम इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो B का मान लिख लिया, B बराबर 0.10 टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र में तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है, यानी कि थीटा का मान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऊपर की ओर आ रहा है और फ्रेम इस पर ऐसे रखा है जैसे बोर्ड का तल है, यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये होगा। 2 एम्पियर की भुजा वैद्युत धारा फ्रेम के कोने P से प्रवेश करती है। अब देखिए यहां से जो भुजा है, ये धारा है, ये कितने एम्पियर की है, ध्यान देना, यह 2 एम्पियर की धारा है। जब 2 एम्पियर की धारा जाएगी, क्योंकि ये जिस भी मटेरियल से तार बने हुए हैं उनकी मोटाइयां, उनकी लंबाइयां सब समान है, तो धारा का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा होगा, संधि नियम। संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग एक दूसरे के बराबर होता है या शून्य होता है, ठीक है। तो 2 एम्पियर की धारा जा रही है, इस बिंदु से 1 एम्पियर की धारा इधर बहेगी और 1 एम्पियर की धारा इधर बहेगी। तो इधर से भी 1 एम्पियर, फिर यही 1 एम्पियर इधर, और यहां पर फिर पहुंच जाएगी 1 एम्पियर। यहां से 1 एम्पियर इधर, यहां से 1 एम्पियर इधर, फिर यहां पहुंच गई, यहां से फिर 2 एम्पियर यहां पर बन जाएगी। तो अब PQ तार में धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र हमें दे दिया है, इसकी लंबाई भी दे दी। आसानी से क्या निकाल सकते हैं कि हमें यह ज्ञात करना है पर इन पर लगने वाले बलों के मान क्या होंगे, यही कह रहा है ना। कोने R से निकलती है, फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो निकालना शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए PQ, QR, PQ, QR, PS तथा किस पर, SR पर धारा बराबर 1 एम्पियर। तो सबसे पहले सब पर लगने वाला बल देखिए समान होगा, सबकी लंबाइयां समान हैं, और आप कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र समान है, बहने वाली धारा का मान समान है, तो लगने वाला बल समान होगा। तो सभी सभी भुजाओं पर लगने वाले बल का परिमाण समान होगा। इसका अर्थ है कि F, पहली भुजा क्या है, PQ बराबर होगा FQR बराबर होगा FPS बराबर होगा FSR, और इनके लिए समान सूत्र होगा ILB sin थीटा। परिमाण निकाल रहे हैं, दिशा तो बदल जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों में धारा की दिशा समान है तो लगने वाला बल समान होगा, बाकी दोनों चीजें समान। और इन दोनों तारों पर धारा की दिशा समान है तो इन पर भी लगने वाले बल की दिशा समान होगी, परिमाण चारों के लिए बराबर हो, तो यही मान निकल के आएगा। तो क्या आ जाएगा, I का मान कितना है, 1 एम्पियर की धारा जा रही है सब में, तो 1 गुणा L का मान कितनी है, प्रत्येक की लंबाई कितनी, 0.2, तो 0.2 गुणा B, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 टेस्ला गुणा कितना आ जाएगा, साइन थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आ गया, कुल मिला के आ गया 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद हमारे हैं 2 अंक, तो ये आ गया 0.02, ये आ गया, और साइन 90 का मान होता है 1, तो इतना आ गया। ये सब लगने वाले बल का मान इतने न्यूटन होगा। तो सब पर लगने वाले बलों का मान समान होगा, और बल कितना होगा ये आपको दे दिया, प्रत्येक भुजा पर इतने न्यूटन का बल लगेगा। सारी भुजाओं पर बल बता दिया। अब बात आई दिशा की।
दिशा समझना, ठीक है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करेंगे। तो लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से सबसे पहले PQ के लिए देखते हैं। वही बायां हाथ ले लिया जैसे पिछले प्रश्न में लिया था। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड से निकल के आपकी तरफ आ रहा है, तो ये मैंने आपकी तरफ कर दिया। ये किसकी दिशा है? ये धारा की दिशा है। अब धारा तो उधर बह रही है, ये मेरी तरफ आ गया, तो इसको मैंने घुमा करके ऐसे कर दिया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड से निकल के आपकी तरफ आ रहा है, धारा PQ में इधर की ओर बह रही है, तो चुंबकीय जो लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो नीचे की दिशा में लगेगा, ये वाली दिशा में बल लगेगा, यानी कि बल की दिशा ये वाली होगी, F कौन सा? PQ। और सेम इसमें भी ऐसा ही है, तो इस पे भी लगने वाली दल की दिशा क्या होगी? नीचे होगी, जिसका मान है FSR। तो FPQ तथा FSR की दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। लिखेंगे FPQ तथा FSR की दिशा नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर। दो बलों की दिशाएं निकाल दी। अब इन दोनों बलों की भी समान होगी, किधर होगी चेक करते। फिर से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड से निकल के आपकी तरफ आ रहा है, ये धारा की दिशा, अब की बार धारा देखिए P से S और Q से R दोनों क्या है? नीचे की ओर। तो ऐसे मैंने कर लिया। जब ऐसे कर दूंगा तो दोनों पे लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? ये वाली होगी, यानी कि ये इस दिशा में लगेगा। ये देखिए ऐसे बनेगा डायग्राम, ये अंगूठा मेरी तरफ है तो इधर दिशा होगी। तो लगने वाले बल की दिशा में बना लेता हूं, यहां पर इससे बना लेते हैं। इस पर भी बल किधर की दिशा में लगेगा? इस दिशा में बल लगेगा, और इस पर भी लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? ये वाली। तो कौन कौन से आगे? FPS तथा F कौन सा वाला आ गया? ये आ गया QR की दिशा बाईं तरफ होगी, दिशा बाईं तरफ होगी, बाईं तरफ होगी। ऐसे हम निकालेंगे और परफेक्ट आपको दिख रहा होगा यहां पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने दिशा निकालनी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। प्यारे बच्चों, दिशाएं निकालना सीख लो, काम आएगी आप। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? ये कह रहा है तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पीयर की धारा है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, ऐसे ले लिया। इन सबकी भुजाएं समान है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक की भुजा कितनी है? A। मान लेते हैं ये भुजा भी A है, इसकी लंबाई, इसकी भी A, इसकी भी A। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? सॉल्यूशन A का मान कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। ये भुजा की वास्तव में L का मान हमें दे दिया, और इसको लिखेंगे 0.1 मीटर, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो 0.1 मीटर आ जाए। आ गया। धारा कितनी बह रही है? I का मान कितना है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की धारा बह रही है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। अब चुंबकीय क्षेत्र आप ऐसे बना सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है? लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे बना सकता हूं, ऐसे इस पृष्ठ के लंबवत हो गया, यानी कि आपकी तरफ से बोर्ड के भीतर घुस रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो लंबवत हो गया। ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है? तार के एक 10 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज में धारा। अब देखिए धारा बना लेते हैं सब। तो धारा मैंने कहा एक ही दिशा में बहेगी, इस दिशा में बह गई, इस दिशा में बह गई, इस दिशा में बह गई। ये धारा है, समान धारा बह रही है आई आई आई, क्योंकि क्रम से ही बहेगी। मान लो यहां से थोड़ा सा मैं छेद करके एक तार ऐसे ले गया, एक तार ऐसे ले गया, तो यहीं से धारा ऐसे बहेगी इसमें। सिंपल सी बात है। तो प्रत्येक भुजा पर लगने वाला बल वो ज्ञात हमें करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बी का मान हमें दे दिया है, कितना दिया है भाई? 2 टेस्ला, 2.0 टेस्ला। तो लिखते हैं त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर बल निकाल देंगे। F बराबर IL/P sin थीटा। I का मान कितना दिया है? I है 5 एम्पियर की, तो 5 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 0.1, तो 0.1
बी का मान कितना है 2 टेस्ला, तो लिख लिया 2 और साथ में लिख लिया साइन थीटा का मान कितना है 90। तो कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 की 1 में गुणा करेंगे 0.1 में तो आ गया 1 और क्या आ गया एफ का मान 1 न्यूटन। तो प्रत्येक पर लगने वाले, प्रत्येक भुजा पर लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन होगा। अब बात आई आखिर दिशा क्या होगी भाई, दिशा क्या होगी, दिशा निकालना आसान। सबसे पहले इस वाली भुजा पे देखते हैं, मान लेते हैं इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी भुजा। तो एफ ए बी की दिशा देखते हैं, एफ ए बी की दिशा क्या होगी, वैसे ही निकाल लेंगे, डायग्राम में शो कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको। चलिए ये ले लेते हैं। सबसे पहले ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र क्या जा रहा है, भीतर जा रहा है। अगर बाहर भी आता तो आसान हो जाता। तो चलिए भीतर जा रहा है तो मैंने इसको ऐसे दर्शा दिया, ये भीतर। और अब आप देखोगे तो क्या हो रहा है, लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी, ये चुंबकीय क्षेत्र है भीतर जा रहा है, धारा ये है, ये ऐसे जा रही है। तो लगने वाले बल की दिशा ऐसे है, ऊपर की तरफ है, तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ये वाली होगी, लगने वाला बल ऐसे लगेगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र भीतर जा रहा है, देखिए कहीं दिशा तो नहीं दी है इसने, क्योंकि त्रिभुज के तल के लंबवत है, 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो त्रिभुज के तल के लंबवत है, बस लंबवत दिया है। ये अंदर भी जा सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है। यदि डॉट होता तो ये बल की दिशा अंदर होती, यदि क्रॉस बनाए तो बल की दिशा बाहर होगी, बस इतना अंतर रखना। तो यहां पर ऐसे लगेगा, यहां पे निकालोगे तो सेम ऐसी आएगी स्थिति, ये इस दिशा में लगेगा, और यहां पे करोगे तो इसकी दिशा क्या होगी, ये आएगी, ये बल। यदि मैं त्रिभुज को बना लेता ऐसे, यहां पर बना लेता हूं, ये त्रिभुज बनाता और धारा की दिशा भी बिल्कुल पहले ऐसी की तरह कर देता, ऐसे ही रख देता। लेकिन मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यदि ऐसे बना लूं, चुंबकीय क्षेत्र को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ध्यान रखना अब बल की दिशा बिल्कुल ऊपर वाले की अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित कर दिया। तो अब लगने वाला बल ये ऐसे होता, ये वाला बल ऐसे होता और ये वाला बल ऐसे होता। अब बल ऐसे लगते यदि चुंबकीय क्षेत्र अंदर से बाहर आ रहा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर आया तो लगने वाले बल की दिशा ये होगी। तो तीनों बल क्या हो रहे हैं, किसी एक ही बिंदु पर जाकर के मिलेंगे। इसको भी डॉट डॉट करके लाइए, इसको भी लाइए, इसको भी लाइए, तो एक ही बल बिंदु पर तीन बल लग रहे हैं, तीनों के परिमाण बराबर हैं, तो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा ही। यहां पर तीन बल एक ही बिंदु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो भी परिणामी बल क्या होता, शून्य होता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हमने करा है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान और प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल्स की।